हेलो। आज मैं आपके साथ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर डिस्कस करने आई हूँ। मैं लाइन बाय लाइन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को आपके लिए रीड करूँगी, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करूँगी। रीड NCERT लाइन बाय लाइन विथ मी। So I will start now. The living world. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what is the purpose of life. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try on to reflect on what is living. इस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया गया है और कहा गया है कि आप ध्यान से सोचिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना अमेजिंग है ये लिविंग वर्ल्ड, ये हमारा अर्थ, ये प्लैनेट जिसमें हम रहते हैं। कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है, कितनी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है। माउंटेन है, पॉन्ड है, रिवर है, सेलाइन वाटर है, इस्चुरीज है, हार्श कंडीशंस है। इस तरह करके बहुत सारे हैबिटेट्स है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के साथ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, और एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अस ओन ब्यूटी। सब ऑर्गेनिज्म ही बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव एंड इंचेंटिंग है। गैलोपिंग हॉर्स जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक सीज़न, एक पर्टिकुलर सीज़न में एक जगह रहती है और दूसरे सीज़न में माइग्रेट करके दूसरे जगह जाती है टू सस्टेन हर लाइफ। इसी तरह फ्लावर्स देख लीजिए, वेजिटेटिव फील्ड्स देख सकते हैं हम। इतने सारे अच्छे अच्छे फ्लावर गार्डन्स है, इतनी क्वालिटी के, इतने डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। ये सब हमारे लिविंग वर्ल्ड का ही तो पार्ट है। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स है, मतलब कि हमारे नेचर में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो compete करता है वो है इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, और जो सिम्बायोटिक वे में एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके रहता है वो कोऑपरेशन है। इसके साथ बहुत अच्छा पॉपुलेशन है, और ये सारा पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी बनता है। पॉपुलेशन एक स्पीसीज़ का होता है। अ ग्रुप ऑफ species living together in an area for a particular time is known as its population, and a group of population commonly living in an area is known as its community. Population क्या है? Population group of organism है जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं। और कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी वो है जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक साथ रहते हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ को, सारे लाइफ एस्पेक्ट्स को ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर इंक्लूड करता है। तो दो क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चंस है वो? एक तो टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि साइंटिस्ट्स के लिए और साइंस से कंसर्न लोगों के लिए ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लिविंग, क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो फिलोसफिकल वन है, वो बोलता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। सो इन दिस चैप्टर we will study about what is life rather than what is purpose of life. And if you want me to tell you what is purpose of life, do tell me in the comment section. After this, what is living? I will tell you what is living, what are the properties to organism to be called living.
Okay, and how can we distinguish living from non-living organisms? We will cover here these from these points. What is living? First I will read it out for you, then I will explain it. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, emerge to this list. Let us try to understand each of this. Okay, तो इसमें कहते हैं कि हम लोग को लिविंग कहते ही कुछ तो दिमाग में आता है, कुछ ना कुछ तो सबको ही दिमाग में आता होगा कि लिविंग वर्ड सुनते ही लिविंग वर्ड का मतलब हम ग्रोथ, कुछ लोगों के लिए लिविंग मतलब ग्रोथ है, जो ग्रो कर रहा है वो लिविंग है, कुछ के लिए जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग है, कुछ के लिए जो इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है, इन्वायरमेंट की चेंजेस से रिस्पॉन्स कर सकता है वो लिविंग है। इसके अलावा कुछ के लिए जो मेटाबॉलिज्म दिखाए, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो सके, सेल्स बन सके, टिश्यूज़ बन सके, ऑर्गन्स बन सके, इस तरह के फीचर्स रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है। ओके, इसके बाद वी विल लुक इनटू द फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ। Growth is a very important property to classify living and proving living as a living organism. All living organisms grow. This is a universal statement. All living organisms grow. Okay. Increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth. दो चीज़ें हैं, एक तो क्या इंक्रीज इन मास इंक्रीज कर जाए, सेल का जो वेट है वो वेट ही इंक्रीज कर जाए, और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सेल का नंबर इंक्रीज कर जाए। ये दो तरीके का ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करके ग्रोथ हो जाना, मास इंक्रीज करना, या डिवाइड होके बहुत सारे इंडिविजुअल्स में बन जाना। दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो बहुत सारे सेल से कंपोज होता है, वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है। मीन्स उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारा, उसके साइटोप्लाज्म का मास इंक्रीज होता है और बाद में वो डिवाइड करते हैं थ्रू फिजन और थ्रू फ्रेगमेंटेशन और एनीथिंग, एंड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। इसके बाद in plants this growth by cell division occurs continuously throughout their life span. In animals the growth is seen only up to a certain age. और एक important fact की बात ये है कि प्लांट्स में सेल डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ होते रहते हैं। प्लांट्स सैपलिंग्स जब ग्रो करते हैं तब से लेकर एक ओल्ड ट्री होने तक सेल डिविजन्स कंटिन्यूड रहते हैं, पर एनिमल्स में ऐसा नहीं देखा जाता है। एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होता है और उसके बाद सेल डिवीजन और कंटिन्यूड ग्रोथ नहीं होते। हाँ, रिपेयर होता है, अगर कोई सेल या टिश्यू डैमेज हो तो रिपेयर होगा, तब उसके लिए सेल डिवीजन होगा, बट टू इंक्रीज और फर्दर सेल डिविजन्स नहीं होते हैं। सो एनिमल्स आर सीन to grow only up to a certain age. Okay. However, cell division occur in certain tissues to replace lost cell, as I have told. Unicellular organism grow by cell division. जो unicellular organisms होते हैं वो भी cell division से grow करती है। तो difference क्या है? Multicellular organism भी cell division से grow करते हैं और unicellular organisms भी cell division से grow करते हैं, क्योंकि cell division के लिए एक सेल होना ज़रूरी है और जहाँ पे भी सेल रहेगा वहाँ पे सेल डिविजन्स होंगे। वन कैन ईजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर्स ऑफ सेल। ये इन विट्रो कल्चर में आराम से देखा जा सकता है। इन विट्रो कल्चर क्या है? इन विट्रो मीन्स इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब। ओके, इन विट्रो कल्चर में वी कैन ईजली सी that under microscope that
how many number of cells are increasing. There is a technique you will study in further classes or when in your further college studies, that there is a technique where you can count the number of cells. You will take a smear and put it by doing certain procedures. You will put it under a microscope, and through microscope you can easily count a number of cells, each cube or in a particular unit area, and after that you will multiply it with the whole area, and you can get how many numbers of cells are there in the whole preparation. Okay, I will tell it this further. Okay, now we will continue. In majority of higher plant animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर हायर एनिमल और हायर प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है. मीन्स अगर ग्रोथ होगा तो रिप्रोड्यूस भी होगा, और अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए ग्रोथ नेसेसरी है. मतलब दीज आर द टू इंटरकनेक्टेड. यू कैन से दैट दीज आर द टेल एंड हेड ऑफ अ कॉइन. इस तरह से इंटीग्रेटेड वे में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन देखा जाता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, बट ऐसा लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं देखा जाता है. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. ये तो हमें पता ही है इतना देर डिस्कशन करने के बाद कि इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर बॉडी मास इंक्रीज हुआ तो उसको ग्रोथ कहते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. तो अगर ऐसा सोचा जाए तो किसी चीज़ में सैंड ड्यून्स हो गए, या कोई कॉपी आपने रखी उस पर बहुत सारा डस्ट लेयर हो गया, वो भी मास में इंक्रीज़ किया. या नॉन लिविंग थिंग्स में भी तो मास इंक्रीज़ करता है. तो क्या मास के बेसिस पे एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहना सही है? तो इसके बारे में साइंटिस्ट ने सोचा. तो इसे तो क्राइटेरिया नहीं रखा जा सकता कि जो ग्रो करेगा वो सब लिविंग ही हो. ये क्राइटेरिया नहीं रखा जा सकता. माउंटेन्स ग्रो करते हैं, बोल्डर, सैंड माउंट्स, ये सब चीज़ ग्रो करते हैं, तो क्या ये सब भी लिविंग कहलाएंगे? नहीं. We will know the answer now. However, this kind of growth exhibited by non-living objects by accumulation of material on their surface. ये सब तो सरफेस में मटेरियल एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ, इसलिए इसे लिविंग नहीं कहा जाएगा. तो किस टाइप के ग्रोथ को लिविंग कहा जाएगा? I will tell you that इंट्रेंसिक ग्रोथ को लिविंग कहा जाएगा. इंट्रेंसिक ग्रोथ. अब इंट्रेंसिक ग्रोथ क्या है मैं आपको बताती हूँ. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ अंदर से ग्रोथ होता है. ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड एंड दिस इनसाइड ग्रोथ इज कॉल्ड एज इंट्रेंसिक ग्रोथ. इंट्रेंसिक, देयर आर टू वर्ड्स, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक. एक्सट्रेंसिक मीन्स बाहरी चीज़ें, इंट्रेंसिक मीन्स अंदर से. Okay, so intrinsic growth is seen in living organism. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. इस तरह से ये प्रूफ हुआ कि ग्रोथ जो है उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं ले सकते हैं कि जो ग्रो करेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन, एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम. अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. तो इसका मतलब हम लोग ये समझे, हाँ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ग्रोथ, बट ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और लिविंग सिस्टम का. और एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है. डेड ऑर्गेनिज्म डिके करता है, डेड ऑर्गेनिज्म रिड्यूस होता है. डेड ऑर्गेनिजम्स में माइक्रोबियल एक्शंस होते हैं और वो रिड्यूस होता है, और एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल. उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव जो हमने अभी आगे पीछे पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Now we will study this. Reproduction. Do you think कि all the organisms reproduce? And if yes, is it necessary for an organism to be called living only if it can reproduce? मतलब क्या सारे organisms reproduce करते हैं, और अगर करते हैं
तो क्या ये कहना सही होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं वही लिविंग है? We will get the answer in this paragraph. Reproduction likewise is a characteristics of living organism. जो रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है. जिस तरह ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उस तरह रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. अगेन mind that there is a difference between a defining property and exclusive property and a characteristic of a living organism. In multicellular organism, reproduction refers to production of progeny possessing features more or less similar to the parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जो कि उसकी तरह ही फीचर्स रखे हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही रेप्लिका क्रिएट करते हैं जो कि पेरेंट्स से प्रोजेनी ऑलमोस्ट मैच करते हैं. थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है. इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे हम जिस रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें कि पेरेंट्स प्रोजेनी की तरह ही फीचर्स रखते हैं मोर और लेस सिमिलर, इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं जिसमें जीन ट्रांसफ़र होता है और वेरिएशंस आता है. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो. ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं. आप फर्दर चैप्टर्स में और क्लास 12 में डिटेल से रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड इवन देयर इज़ वन मोर मोड दैट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन which is seen only in plants. Okay, so after that fungi multiply and spread easily due to million of asexual spores they produce. फंगी जो होते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और नेक्स्ट प्रोजेनी रेडी होते हैं, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनते हैं. उसी तरह जो फंजाई होते हैं उनमें स्पोर्स होते हैं. ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और ये स्पोर्स से मल्टीपल मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स आते हैं. मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स फंजाई प्रोड्यूस करते हैं. लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट एंड हाइड्रा. ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसको सैक्रोमाइसीस भी कहते हैं. सैक्रोमाइसीस सर्वेसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ईस्ट है जो कि ब्रेड एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो हमारे केक में जो इतना अच्छा टेस्ट आता है या जो स्पॉन्जीनेस आता है वो सब इस ईस्ट के वजह से ही होता है. इट इज़ वेरी यूजफुल एंड अ गुड माइक्रोब फॉर अस. एंड हाइड्रा दीज ये क्या करती है? बडिंग दिखाती है. ये बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. प्लानेरिया 4th चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में. तब आपको पता चलेगा कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स आपने पहले भी पढ़ा होगा. प्लैटीहेल्मिन्थस में फ्लैटवर्म्स आते हैं. उनका एक एग्जाम्पल है प्लानेरिया जिसमें क्या होता है? उसमें ट्रू रीजनरेशन होता है. रीजनरेशन मतलब क्या? एक फ्रेगमेंट जो कि पहले टूट के अलग हो चुका है वो उस जगह पे उस फ्रेगमेंट लॉस्ट पार्ट के कंपनसेशन में वैसा ही टिश्यू या मास ऑफ सेल का ग्रोथ हो जाना. ओके, अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. और कभी कभी रीजनरेशन ऐसा भी देखा जाता है कि एक फ्रेगमेंटेड पार्ट से फुल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, एक रिप्रोडक्शन हो जाता है. द फंजाई we were here. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. तो अगर हमें कोई पूछे क्या क्या एग्जाम्पल्स है फ्रेगमेंटेशन का तो हम बता सकते हैं कि फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ये सभी चीज़ें जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन से ईजिली मल्टीप्लाई करते हैं और या रिप्रोड्यूस करते हैं. ये फ्रेगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. When it comes to unicellular organism like bacteria and unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. That is, increase in number of cells. Means
ग्रोथ भी होगा और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करेंगे जब हम लोग करते हैं यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी का बात। उसके बाद वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके और डिफाइन कर चुके कि ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल भी होता है और मास भी। Hence, we notice that in a single cell organism, we are not clear about the uses of these two terms. Single cell organisms जो होते हैं उसमें growth and reproduction इस दोनों टर्म को हम अलग अलग नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ तो करते हैं बट वो फिर डिवाइड कर जाते हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसी रिप्रोडक्शन का या ग्रोथ का ये एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे कि म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। स्टेराइल वर्कर बी स्टेराइल होते हैं, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। ये इनकी प्लॉइडी भी एन होती है, ये हैप्लॉइड होते हैं और ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस करने के इनकेपेबल होते हैं, तो क्या उन्हें अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहें? Let's see. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristics of organism. Of course, no living object is capable of reproduction or replicating by itself. फिर एक बात आता है, तो क्या इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाए? तो ऑब्वियसली ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, बट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये भी बात एकदम सही है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद से कैनॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, वो खुद से रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट अपने आप को नहीं कर सकता है। ओके, so we will move to the next, the third point, metabolism. So we have discussed 2 points. The first one is growth, and the second one is reproduction. और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही characteristics है of living organism, but they are not defining property. But mind that intrinsic growth is a defining property. जो inside growth होता है वो एक defining property है। Another characteristics of life is metabolism. और एक characteristics of life का क्या है? Metabolism। Metabolism का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें समझते हैं। आप क्या समझते हैं मेटाबॉलिज्म का मतलब? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेटाबॉलिज्म 2 इवेंट्स का सम है, एक तो एनाबॉलिज्म्स, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को हम फर्दर क्लास 11th में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म का अभी हम जो जनरल मीनिंग जानते हैं वो ये जानते हैं कि हमारे बॉडीज़ में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन सपोर्ट कर रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है। ओके, उसके बाद all living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. They can be unicellular or multicellular. All plants and animal, fungi and microbes exhibit metabolism. The sum total of all chemical reaction occurring in the body is metabolism. No non-living objects exhibit metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in a cell-free system. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in terms of test tube is neither living nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. Cellular organization of the body is a defining feature of life forms. इस
इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। मेटाबॉलिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बट उनके बीच केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इवन इन विट्रो कंडीशन में, टेस्ट ट्यूब कंडीशंस में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लिविंग रिएक्शंस होते हैं। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे या ना रहे, लिविंग रिएक्शंस होते हैं, और वैसे लिविंग रिएक्शंस को पोजेस करने वाला ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और इसी तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सो वी आर गेटिंग अवर फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, that is cellular organization. Okay, now we will study about hence cellular organization of the body is a defining feature of life forms. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their environment or surrounding and respond these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. इसका मतलब ये हुआ कि सारे ऑर्गेनिज्म अपने लिविंग इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, एडवांस हो या प्रिमिटिव। वो अपने इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन। वी ह्यूमंस, हमारे पास तो सेंस ऑर्गन्स हैं, हम सेंस ऑर्गन्स है, रिसेप्टर्स है, हीट रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर, ये सब है, टच रिसेप्टर्स है हमारे पास, आइज़ है, नोज़ है, ये सब से हम तो बहुत आसानी से अपने इन्वायरमेंट के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, एक्सटर्नल फैक्टर्स एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है, जैसे कि लाइट हुआ, वाटर हुआ, टेम्परेचर हुआ, या अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स को भी वो रिस्पॉन्स करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंटल क्यूज, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। फोटो पीरियड एक टर्म है, मीन्स कितना टाइम तक लाइट एक्सपोजर होता है एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में। जितना देर तक लाइट एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा उसके हिसाब से भी सीजनल ब्रीडिंग होता है। प्लांट्स के केस में भी ऐसा होता है, एनिमल्स के केस में भी ऐसा होता है। डिफरेंट फोटो पीरियड्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं, और डिफरेंट फोटो पीरियड और डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जैसे कि लो टेम्परेचर में वी गेट male crocodile, and at higher temperature we get a female crocodile. Okay, so after this all organisms handle chemicals entering their body. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself, दैट इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग के पास ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो अपने बारे में भी सोच सकता है, समझ सकता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस भी क्या बन गया, कॉन्शियसनेस और यू कैन से रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाता है। when it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. जब ह्यूमन बींग्स के बारे में आता है तो वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा in hospital virtually supported by machines which replace hearts and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. जब सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहता, जब पेशेंट्स कोमा में रहते हैं, तो भी जब हार्ट रिप्लेस होता है, लंग्स रिप्लेस होता है, ब्रेन डेड होता है, तो भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास अभी भी नॉर्मल बैक लाइफ आने का एबिलिटी या प्रॉपर्टी रहता है। इन हायर क्लासेस यू विल come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. फर्दर क्लासेस में आप जान पाएंगे, फर्दर चैप्टर्स में भी आप जान पाएंगे कि जितने भी लिविंग फेनोमेनन है वो इन सब इंटरैक्शंस की वजह से ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल। जो प्रॉपर्टी टिश्यूज़ का है वो एक एक सेल में नहीं रहता, बट वो जो इंटरैक्ट करते हैं बहुत सारे सेल मिलके, उससे टिश्यू का प्रॉपर्टी डिफाइन होता है। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स।
उसी तरह सेलुलर ऑर्गेनल्स का जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो ऑर्गेनल में नहीं रहता है, ऑर्गेनल्स में नहीं रहता है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनल के इंटरैक्शन से एक सेल परफॉर्म करता है। तो दो बातें हम समझी, जो हम सब जानते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स कंप्राइज करता है, सेल ऑर्गेनल्स जो इंटरैक्ट करते हैं वो हमें सेलुलर एक्टिविटी दिखाते हैं सेल का, और जो सारे और एंड वी ऑल्सो नो दैट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ अ बंच और अ ग्रुप ऑफ सेल्स इंटरैक्टिंग टुगेदर। तो वो सेल्स जो एक साथ है, वो जो इंटरैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट से हम टिश्यू का फंक्शन डिफाइन कर पाते हैं। द इंटरैक्शन रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल of organization. This phenomenon is true in hierarchy of organization complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, living organisms self-replicating, evolving, evolve कर रहे, grow कर रहे, change कर रहे, and self-regulating, interactive systems capable of responding to external stimuli. Biology is the story of लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, of an individual, of a cow or of a dog. No, story of a life of all of these means story of the life on earth, how life came, how organism existed, how organism are living, and all other detailed perspectives. Biology is the story of evolution of living organisms on earth. कैसे करके लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए और इवॉल्व की, उन सब का कहानी है बायोलॉजी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स present, past and future are linked to one another by sharing the common genetic material but to varying degrees. जो पास्ट में जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो अभी प्रेजेंट में ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो फ्यूचर में ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इन तीनों में ही कुछ कॉमन है। वो जो चीज़ कुछ कॉमन है वो है जेनेटिक मटेरियल, मेड बी डीएनए फॉर अस और आरएनए और डीएनए इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। बट कुछ जो कॉमन है इन सब के बीच वो ये है, जेनेटिक मटेरियल इज कॉमन बट टू वेरिंग डिग्रीज। ओके, ये जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए है, जो आरएनए, ये हम में कॉमन था, है और आगे भी रहेगा, बट थोड़ा बहुत म्यूटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। Please do like, share and subscribe my channel if you like my explanation.